हरिओम। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि जो पहले पार्ट्स था उसमें जो भी नया छात्र होंगे उनको मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए हमने पार्ट उसको कर दिया और दूसरा पार्ट ये बन जाएगा उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः से। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा कवर कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये सूत्र है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करेगा ये। अभी हमने क्या संज्ञा किया था? प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन है? आदिरंतना संहिता। ईद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन आया था? अभी तक हलंत्यम। अभी तक हलंत्यम ईद संज्ञा करने वाला सूत्र आया था। और लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन आया था? अदर्शनम लोप। तस्य लोप नहीं है, ध्यान रखिए। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? तस्य लोप है क्या? नहीं है। अदर्शनम लोप, लोप संज्ञा करता है। तस्य लोप क्या करता है? लोप का विधान करता है। ये 4 क्वेश्चन आप नोट कर लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हुआ? ईद संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? हलंत्यम। ठीक है, ईत इति संज्ञा सूत्रम किम हलंत्यम। ठीक है, उसके बाद क्या आया था? लोप संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? अदर्शनम लोपः। ठीक है, अदर्शनम लोपः लोप संज्ञा करता है। और तस्य लोप क्या करता है? लोप विधान करता है, वो ध्यान रखिए। लोप विधायक सूत्रम कह, ऐसे पूछ सकता है आपको। ठीक है, लोप विधायकम सूत्रम कह तस्य लोप, उन ईद का लोप विधान, लोप हो यानी कि लोप हो, लोप हो जाएगा यानी कि वो लोप का विधान कर रहा है। तो लोप विधायक सूत्रम किम, तो तस्य लोप। और लोप संज्ञा लोप इति संज्ञा सूत्रम किम, अदर्शनम लोप, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करेंगे। ह्रस्व ह्रस्व संज्ञा विधायकम, ह्रस्व संज्ञा सूत्रम किम, ह्रस्व इति संज्ञा सूत्रम किम, ये अभी आ रहा है उकालज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ठीक है, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा करेंगे अभी। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उकालो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो उकालः। उकालः, ये जो ओकार है इसको विसर्ग कर दो, उकालः। प्रथमा के एकवचन नोट कर लीजिए, प्रथमा के एकवचन उकालः। और दूसरा है अच, अच यानी कि हाँ अच हो जाएगा ये, यहाँ पर संधि हो करके, ठीक है, चकार को जकार हो गया है तो यहाँ पर क्या बनेगा? अच बनेगा, ये ध्यान रखें, नोट कर लीजिए। अच हो जाएगा, ये भी प्रथमा के एकवचन। और आगे क्या बचा? ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। यहाँ पर देखिए झकार है, झकार है परंतु हम कह रहे हैं ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है झकार, हम कह रहे हैं हकार। कैसे होगा? तो संधि प्रकरण जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। मैं जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको मैं बता देता हूँ, झयो होन्य तरस्याम सूत्र को देख लीजिए, आपको ये झकार को हकार कैसे, हकार को झकार कैसे हो गया वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये 3 पद है। और मैंने आपको दीर्घ ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ये भी बता दिया, ये भी प्रथमा के एकवचन है, ये बहुवचन नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखते हैं उच्च 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 वह, वाम काल इव कालो यस्य सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। अब देखिए उच्च, उच्च से क्या है? यहाँ पर ह्रस्व उकार लगा है। अब यहाँ पर दीर्घ उकार लगा है, जो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण हम लोग तो जानते ही है। ठीक है, बिना व्याकरण पढ़े भी ह्रस्व दीर्घ की ज्ञान सबको है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जो व्याकरण पढ़ा है उसी को ही केवल ह्रस्व दीर्घ की ज्ञान होता है। बिना व्याकरण पढ़े लोगों को भी ह्रस्व दीर्घ की ज्ञान होता है। जब वो किसी को बुलाना होता है, जैसे राम को बुलाना है तो राम इधर आ जाओ, जोर से बुलाता है, उसको भी पता नहीं है ये ह्रस्व बोल रहा है कि दीर्घ बोल रहा है कि प्लुत बोल रहा है, लेकिन उसको पता है कि वो बोलने की जानता है, वो सब उच्चारण कर लेता है। तो यहाँ पर जो पढ़े हैं थोड़ा बहुत स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, उनको पता है कि ह्रस्व ये उकार है, ये जो उकार है ये ह्रस्व है। और जो दूसरा है वो दीर्घ है, और तीसरा जो है पता नहीं क्या है, 3 लिख दिया गया है। इतना तो पता है कि ह्रस्व और दीर्घ के बारे में वर्ण की हम लोग को जानकारी पहले से है। ठीक है, अब यहाँ देखिए उकार, दीर्घ उकार और एक बड़ा उकार, 3 लिख दिया है उसमें। अब इसको समझेंगे। उच्च 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 ऐसे उच्चारण कर सकते हैं इसको। एकमात्रिक, जो पहला उ है वो एक मात्रा वाला उकार है। जो दूसरा उ लिखा है जिसमें से ऐसे लगाया हुआ है इधर, ये द्विमात्रिक है। और त्रिमात्रिक के लिए इसको 3 लिख दिया गया है, इसलिए उसको त्रिमात्रिक समझना है। इसका अर्थ लिख लीजिए, एकमात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक उच्चारण के, ठीक है, त्रिमात्रिक उच्चारण के उच्चारण काल के सदृश
वाम काल इव कालो यस्य सो अचक्रमादः। उच्चारण वाम देखिए मान लीजिए ऊ शब्द है, ऊ शब्द का बहुवचन में क्या बनेगा, वह बनेगा। जो पहले थोड़ा बहुत सरलिंग पढ़े हैं वो ध्यान दीजिए। ऊ शब्द का बहुवचन में वह बनेगा, ठीक है। एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक उकार का, यहाँ जो वह लिखा है ना, यहाँ तीनों को लेकर के वह लिख दिया है। एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक उकार का, उकारों का उच्चारण काल के समान, ठीक है। वाम काल इव, वाम यानी कि ये षष्ठी के बहुवचन में उकार का, षष्ठी के बहुवचन में वाम बनेगा। वाम यानी कि उकारों के काल के समान जिस अच का काल हो, एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, यहाँ पर एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, इनके जैसे जिन अच का उच्चारण काल हो, ठीक है, वह क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, वह क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञक होंगे, ठीक है। वह क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञक होंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया ऊ और ये ऊ हो गया, ये हो गया ऊ और इसके बाद लिख दिए तीन, ठीक है। तो एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उकार के समान जिन अचों का उच्चारण काल हो, ये तो एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक यहाँ उच्चारण कर दिए। इनकी समान और जितने अच है और जितने स्वर वर्ण है, उनका यदि इनके समान होता हो तो वो भी क्या हो जाएंगे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत हो जाएंगे। ये हो गया ह्रस्व, ये हो गया दीर्घ, ये हो गया प्लुत, ठीक है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञक हो जाएंगे। अब देखिए कैसे होगा। मान लीजिए अ है, अ हो गया, इसका जो है दूसरा हो गया आ, ठीक है। अ के बाद आ गया, ह्रस्व है, दीर्घ है, और तीसरा हो गया आ, तो बराबर हो गया ना। उकार के समान इसका भी तीन भाग हो गया। तो इसलिए एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ये भी है। अब जैसे ऊ ऊ अ आ, एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। उसी तरह फिर ई को लीजिए, ई ई, ठीक है। उसके बाद री भी आ जाएगा इस तरह के, री इसका त्रिमात्रिक नहीं है होगा, रीति त्रिंशत, हाँ, री का भी त्रिमात्रिक बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जिसका भी होगा वो क्या हो जाएगा, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञक हो जाएगा। अब किसका कहाँ होगा ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक और ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत हो गया। सप्रत्येक उदात्तादि भेद है ना, त्रिधा। वह जो एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक है वो उदात्तादि भेद से तीन प्रकार की है, ठीक है। वो उदात्तादि भेद से तीन प्रकार की है। कौन, जो एकमात्रिक, द्विमात्रिक अभी किए गए। जैसे मान लीजिए अकार है, अकार को दृष्टांत में लिखते हैं, नहीं अकार को नहीं, हम उकार को लेते हैं। बात एक ही है, उकार ऊ और दीर्घ ऊ, जो प्लुत ऊ, इनको हम क्या करेंगे। अब ये जो तीन लिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये देखिए ये हो गया ह्रस्व, नोट करते जाइए, दीर्घ, और ये हो गया प्लुत, ठीक है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, उदात्तादि भेदेन सप्रत्येक उदात्तादि भेदेन त्रिधा। वह जो है उदात्तादि भेदन तीन तीन प्रकार की है। अब उदात्तादि कौन कौन है, देखो, ह्रस्व को तीन भाग कर लीजिए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। पहले तो हमने क्या किया था, ह्रस्व, पहले ह्रस्व क्या था, उकार मान लीजिए ह्रस्व है, ये क्या हो जाएगा, उदात्त, नोट करिए, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तीन भाग, तीन प्रकार हो गया। उसी प्रकार दीर्घ, जो दीर्घ है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऐसे लिखा जाएगा, दीर्घ ये गलत है। जो दीर्घ है वो भी क्या हो जाएगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जो प्लुत है वो भी क्या हो जाएगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तीन तीन प्रकार के हो गया, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, ठीक है। दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। इसको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है।
इसके ऊपर मैं आपको एक डायग्राम बना करके देता हूँ, उसमें कैसे करना है उसी को हम समझेंगे तो बहुत अच्छे से हम इसको समझ पाएंगे। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था जो हाँ, जैसे मैंने आपको कहा था ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था क्या, ह्रस्व का क्या हो गया, तीन भेद हो गया। पहले क्या हो गया, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये जो ह्रस्व है ना, ये ह्रस्व क्या हो गया, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तीन भेद हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार दीर्घ भी हो जाएगा। आप यहाँ पर मैं दीर्घ लिख देता हूँ, आप इसको खुद लिख लीजिए, मैं यहाँ पर उसको बना के नहीं लाया। दीर्घ भी क्या हो जाएगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसको इस प्रकार की ये भी क्या हो जाएगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार का आप डायग्राम बना लीजिए। और प्लुत भी क्या हो जाएगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उसको भी आप ऐसे डायग्राम बना लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रिक पर। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पर ये समझ में आ गया। प्रत्येक उदात्तादि भेदन त्रिता, प्रत्येक जो है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत उदात्तादि भेद से तीन तीन प्रकार के, यानी कि ह्रस्व हो गया तीन प्रकार के, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, यानी कि ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। और दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। और दीर्घ प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। इस प्रकार के तीन तीन भेद से विभक्त हो गया। ठीक है, अब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर आगे के समझ में आ जाएगा। उच्चैः अनुदात्तः, उच्चैः अनुदात्तः, नीचैः उच्चैः उदात्तः, उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहरः स्वरितः। ये तीन सूत्र है, तीनों सूत्रों का अलग अलग से आप अर्थ नोट कर लीजिए। उच्चैः उदात्तः जो तालु आदि स्थान के ऊपर वाले भाग में बोला जाता है उसको कहते हैं उदात्त। ऐसे आपको चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं है तो भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है तो नहीं नोट करिए। नीचे ही अनुदात्त जो नीचे वाले भाग में बोला जाता है, जैसे मुख से हम उच्चारण करते हैं तो नीचे वाले भाग, दांत का ऊपर भाग, नीचे भाग, ये समझ लीजिए कि नीचे वाले भाग में जो उच्चारण होता है उसको कहते हैं अनुदात्त। ठीक है, जैसे वेद की पाठ करते हैं तो उसमें हस्त स्वचालन करते हैं तो उदात्त होता है ऊपर की करते हैं, अनुदात्त होता है तो नीचे की तरफ हस्त संचालन करते हैं, और स्वरित होता है तो बीच में ऐसे करते हैं। ठीक है, उसी को जो है आप मान के चलिए। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। स्वरित क्या होता है, समाहार स्वरित, जो ऊपर और नीचे दोनों के मध्य भाग में बोला जाता है वो उनको क्या कहते हैं, स्वरित कहते हैं। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये समझ गए। अब आगे की पंक्ति को समझना है। ठीक है, स नवविधोपि, वह नौ प्रकार की, अभी जो ह्रस्व का तीन, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, दीर्घ का तीन और प्लुत का तीन, जो स नवविधोपि वो नौ प्रकार की, प्रत्येक अनुनासिक 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 अनुनासिकत्वा, प्रत्येकम अनुनासिक तु अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। वह प्रत्येक अनुनासिक और अनुनासिक भेद से दो दो प्रकार की है। वह प्रत्येक क्या हो गया, अनुनासिक और अनुनासिक भेद से दो दो प्रकार की है। फिर हम चलते हैं उसी में, उसी डायग्राम में, तभी हम समझ में आएगा कि आगे क्या कहना चाहते। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था ह्रस्व का क्या हो गया, पहले तीन तीन भाग हो गया, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हो गया। प्लुत का भी ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों का उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि स प्रत्येकम उदात्तादि भेदन त्रिधा, इसको कहने के बाद कहते हैं स नवविधोपि, स नवविधोपि वह नौ प्रकार की। ठीक है, स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिक अनुनासिक त्वाभ्याम द्विधा, वह जो नौ प्रकार की है, ये जो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ह्रस्व का बन गया, फिर दीर्घ का बन गया, फिर प्लुत का बन गया। तो यहाँ पर दीर्घ और प्लुत का भी तीन तीन है, तो तीनों मिलाकर कितना हो गया, नौ हो गया। वो नौ को भी क्या करना है, अब दो दो भाग करना है प्रत्येक को। ठीक है, तो प्रत्येक को दो दो भाग करना है, तो क्या करना है, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। ठीक है, ये कितना हो गया, दो हो गया। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, दो हो गया, ये दो हो गया। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, दो हो गया। और ह्रस्व ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ये भी दो हो गया। अब ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ये भी दो हो गया। आपको इस तरह के समझना है। ठीक है, यानी कि ये ऊपर से नीचे तक एक एक बार पढ़ करके
ये कितना हो गया, अब 6 भाग हो गया इनका। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक 2 हो गया। ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक ये 2 हो गया। और फिर ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक ये 2 हो गया, 6 हो गया। ह्रस्व का कितना भाग हो गया, 6 हो गया। इसको कहते हैं 6 ह्रस्व, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, 6 ह्रस्व कहेंगे। उसी प्रकार जो है आपको प्लुत कर दिए, ह्रस्व की जगह पे आपको लिखना है क्या, ह्रस्व की जगह के मान लीजिए आपने दीर्घ कर लीजिए, ह्रस्व की जगह क्या करेंगे, दीर्घ कर देंगे। जब दीर्घ करेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ उदात्त अनुनासिक 1 हो गया, दीर्घ उदात्त अननुनासिक 2 हो गया, ठीक है। फिर दीर्घ उदात्त अनुदात्त अनुनासिक 1 हो गया, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक 2 हो गया। फिर दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अननुनासिक 1 और 2 हो गया। ये भी कितना हो गया, 6 हो गया। तो दीर्घ भी कितने भाग में हो गया, 6 हो गया। तो इसको ह्रस्व 6, ठीक है, दीर्घ 6 और प्लुत भी इस तरह के आप विभाग करेंगे, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अननुनासिक 2 हो गया, प्लुत उदात्त अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, ठीक है, तो ये भी 2 हो गया। और ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक ये भी 2 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो ह्रस्व 6, दीर्घ 6 और प्लुत 6। ह्रस्व कितने में हो गया, अभी ह्रस्व जो है 6, दीर्घ कितने में हो गया 6 और प्लुत कितने में हो गया 6। तो इसको कहते हैं ह्रस्व 6, दीर्घ 6 और प्लुत 6। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे चल करके इसका आपको हिसाब किताब करना पड़ेगा। 18 प्रकार की जो है ना वर्ण होता है, ठीक है, ये आपको अगले सूत्र में बताया जाएगा। इसलिए इसको आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है 18 प्रकार की, वो आगे आएगा। जैसे आगे आएगा मुखनासिक वचननासिक में अयूरी एशम वर्णनम प्रत्येकम अष्टादश भेदाः, प्रत्येक जो है 18 भेद है। तो ये 6 मिला करके वहाँ पर 18 भेद हम करेंगे। तो ह्रस्व 6, दीर्घ 6, प्लुत 6 इसको आप नोट कर लीजिए और इसको इस तरह के आप अपने डायग्राम बना करके अपने नोट्स पे रख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पुस्तक में। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर उच्चैरुदात्त नीचैरुदात्त सब पढ़ लिए। उसके बाद स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्व अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, वो प्रत्येक जो है अनुनासिक और अनुनासिक से 2 प्रकार की है। तो कितने प्रकार की हो गया, टोटल मिला करके वो 9 था, अब 2 हो गया, तो 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है, 18 हो गया। अब यहाँ तक जो है आपका ये क्लास एंड करते हैं। आगे जो है हम पढ़ेंगे मुखनासिका वचननासिका। ये प्रत्येक चीज़ आप नोट्स करके रखिए ताकि आप किसी को पढ़ाएंगे तो आपको बहुत उपयोगी होगा। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।